Assalamu alaikum, welcome to Geo Pakistan. Brought to you by 7up. How is everybody doing? अच्छा जी, कोविड के हालात ऐसे हैं कि अब यूएई ने पाकिस्तानी सिटीजन्स को जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको ट्रैवल से मना कर दिया गया है। सो नोबडी फ्रॉम पाकिस्तान कैन ट्रैवल टू द यूएई स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। और ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए नहीं है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ हमारे नंबर्स जो हैं कोविड के वो बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया तो ऑलरेडी So whether you have a valid visa or not, it does not matter. You cannot go for the staycation or vacation ईद हॉलीडेज के दौरान यूएई। ईद उल फितर आपको पता है सर पर है, मगर कोरोना वबा के वार जो है वो थम नहीं रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 78 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए हैं और लिटिल साई ऑफ रिलीफ के बहुत दिन बाद ये डिजिट जो है ये डबल नंबर में आया, डबल फिगर में। मैं कहने लगी थी ट्रिपल फिगर से डबल में आ गया और हम इंतजार भी इसी चीज़ का, हम तो ऑब्वियसली चाहते हैं ज़ीरो हो जाए, लेकिन एटलीस्ट वो 140, 130 इस किस्म की 161 तक बात गई, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो कम हो गया है। आपको बताएं कि अमवात की तादाद 100 से नीचे तो आई है, लेकिन मुस्बत केसेस की शरह अब भी 9% से ज़्यादा है। और ईद के दिनों में कोरोना SOPs का ख़ास ख्याल रखना होगा। ईद की नमाज के दौरान समाजी फासले पर अमल करना भी अब आसान है। सऊदी मुफ्ती आज़म कह चुके हैं कोरोना के बायस नमाज ईद जो है वो बाजमात 3 बारियों में अदा की जा सकती है। ज़बरदस्त किस्म का आइडिया, वरना हर किसी की कोशिश ये होती है कि सारे मिल के करें, लेकिन आप 3 फेजेस में भी अगर आप पहले उसमें बैच में नहीं गए तो दूसरे में चले जाएं, दूसरे में ना हो तो तीसरे में चले जाएं। ये कह रहे हैं ना हो और महदूद तादाद में लोग एक वक्त में किसी भी इज्तिमागाह या फिर मस्जिद में जमा हो। वज़ीर इत्तलात सन नासिर हुसैन शाह का कहना है कि ईद के बाद कोरोना केसेस बढ़ते ही हैं। ये माजी में हमने देखा है पिछली 2 ईदों में, और उन्होंने आवाम से अपील की है कि ईद के इज्तिमात में कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाए। नमाज से नहीं रोक रहे, लेकिन जहाँ पे नमाज के इज्तिमा हो वहाँ पे SOPs पर अमल किया जाए और बड़े इज्तिमात ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप सब की बेहतरी के लिए करनी पड़ रही हैं हमें। इस ईद पर भी ज़्यादा जो ये सख्तियाँ कह लें या इंतज़ामात कह लें, आप सबको बचाने के लिए जो हमें करने पड़ रहे हैं, उसी वजह से है कि लास्ट ईद के बाद एकदम हाइक आ गई थी और ज़्यादा पॉजिटिव रेशो आया था, हॉस्पिटल्स पर भी बहुत ज़्यादा बर्डन और प्रेशर आया था, तो इसलिए हमें इस चीज़ से बचना है। सो ये सूरत हाल है। और इसी तरह ये हमने नमाज ईद के इज्तिमात की बात तो कर ली, नमाज के इज्तिमात की बात तो कर ली, रिश्तेदारों से ईद मिलने के दौरान भी भाई सबको बता दें कि कोरोना वबा को जहन में रखना होगा, ज़रूरी है ये सारी पाबंदियाँ याद रखना। और जिसकी याद दहानी मौबन खुसूसी पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी अपने ही कुछ मुनफरिद अंदाज में करा चुकी हैं। जो हुकूमत पंजाब की तरजीह है और जो हमने उनको रिकमेंडेशंस, गाइडलाइंस और SOPs दिए हैं उस पे अमल दरामद करें। पंजाब भर में कहीं ईद के इज्तिमात नहीं होंगे, ना ईद पार्टियां होंगी, ना ईद मिलन होंगे, ना रवायती ईद के जप्पियाँ और पपियाँ होंगी। समझ लिया आपने, याद रखिएगा। बिल्कुल अब नहीं भूल सकते, क्योंकि पप्पियाँ कौन करता है ईद पे? नहीं, जप्पियाँ पप्पियाँ होती है ना, व्हाट डू यू मीन? वो जो ईद के बाद 2 बार मिलते हैं और फिर पप्पियाँ भी तो होती हैं। हाँ, जप्पियाँ और पप्पियाँ। एक्चुअली पिछली ईद पे भी आपको पता है ना कोविड था, तो हम भूल भी गए वो जप्पियाँ पप्पियाँ टाइप की ईदें। तो प्लीज़ बरकरार रखें। और फिर दोस्त आपा ने कह दिया है एंड शी इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट, प्लीज़, तो रिपोर्ट ना हो जाए कहीं। रिफ्रेन फ्रॉम पप्पियाँ एंड जप्पियाँ। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया है कि इस मरतबा पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान एक साथ ईद मनाएगा। सो लेट्स डिस्कस मोर विद हिम। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। मौलाना साहब, कोरोना का जोर भी चल रहा है और अभी हुकूमत ने लॉकडाउन भी कर दिया है, लेकिन बड़ा ख़तरा है कि ईद के इज्तिमात में लोग एहतियात नहीं करते। जब पहली वेव में पिछले साल भी हमने देखा कि बार बार कहने के बावजूद लोग मस्जिद में ही गले मिलना शुरू हो गए, फिर जाहिर है उसके बाद वबा फैलती है और अच्छी सूरत हाल नहीं होती। तो नमाज ईद का इज्तिमा महदूद रखने में और एहतियात करने में कोई शरई रुकावट तो नहीं है? आप प्लीज़ इस बारे में गाइड करें। तमाम इज्तिमात के SOPs बन चुके हैं और जैसे अभी लैलतुल क़द्र की रात गुजरी 27वीं की, उसमें भी कोशिश की गई कि डिस्टेंस पर और फासले पर लोगों को बिठाया जाए। हमारी कोशिश होगी कि ईद के जो इज्तिमात हैं उनमें लोगों को
जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद करवाया जाए और जो अवेयरनेस दी जा रही है और एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं उसके ऊपर अमल पैरा हो। शरीयत ज़रूर जो है हमें इजाज़त देती है और बहुत सी ऐसी हालतें हैं जिसमें हमें इजाज़त मिलती भी है, मगर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि ईद का इज्तिमा जब हो तो उसमें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हमें जो SOPs दिए गए हैं उनको हम अख्तियार करें और उसको अपने सामने रखते हुए और अख्तियार करते हुए जो है उस पर अमल पैरा हों। बिल्कुल ठीक है। ये भी ज़रूर बताइएगा मौलाना साहब कि इस बार ईद का चांद देखने की जिम्मेदारी आप पर और आपकी टीम पर है। पूरा पाकिस्तान आपकी जानिब देख रहा है, तो आगाज़ रमज़ान की तरह इस बार भी उम्मीद रखें कि पूरे मुल्क में ईद एक साथ होगी। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से ये दिन आया कि पूरे पाकिस्तान को एक ही दिन रोज़ा नसीब हुआ और इसमें हमने बहुत ही ज़्यादा कोशिश, मेहनत और वहदत की तरफ तमाम लोगों को लाने की कोशिश की, क्योंकि मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान एक वहदत का प्लेटफार्म है और मैं ये समझता हूँ कि इस प्लेटफार्म से हम पूरे पाकिस्तान के हर घर में वहदत के पैगाम को पहुँचा रहे हैं और आपने इस वहदत को खैबर पख्तूनख्वा के सदर मकाम पेशावर से जब हमने ऐलान किया वो आपने देख लिया और पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन हमने रोज़ा रखा। इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें एक ही दिन इसी तरह ईद अता फ़रमाए ताकि पूरी कौम जो है एक ही दिन ईद उल फ़ितर जो है यकम शवाल को और शवाल मुकर्रम को मना सके। जी होपफुली इंशाल्लाह। मौलाना साहब, रोयत हिलाल कमेटी और साइंस और टेक्नोलॉजी का एक तनाज़ा अभी पिछले चंद सालों से जारी है। इस बार भी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और महकमा मौसमियात ने अपने अंदाजे बता दिए हैं और आपके इजलास में भी गालिबन एक नुमाइंदा होगा उनका, तो आप उनकी रिपोर्ट्स को कुछ अहमियत देंगे या फिर चांद नज़र आने और ना आने पर ही फैसला होगा? देखिए, बात यह है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या महकमा मौसमियात हो या महकमा सपारको हो, ये सब के सब वो इदारे हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के मेंबर भी हैं। हमने पहले भी बात की थी कि हमारा कोई तनाज़ा नहीं है, वो टेक्निकल सपोर्ट जो है वो हमें फ़राहम करेंगे और वो फ़राहम कर रहे हैं। बाकी हम पेशन गोइयों पर जो है नहीं जाएंगे। हमने फ़ैसला शरई असूलों के मुताबिक और शहादतों पर करना है और हुज़ूर अकरम नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है उसको सामने रखते हुए करना है, जिसमें आपने फरमाया सूमू लिरुयतिही व अफ्तरू लिरुयतिही, कि रोज़ा रखो चाँद को देखकर और रोज़ा रखना बंद कर दो चाँद को देखकर। तो हम चाँद को देखकर फैसला करेंगे। मौलाना साहब, इस वक्त फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, फिर कश्मीरियों पर जुल्म टूट रहा है, नमाज ईद में हम अपने मुसलमान भाइयों को किस तरह याद रखें? आपसे पूछना ये चाहते हैं कि क्या कोई खुसूसी दुआ है जो हम कर सकें? आज इसराइल का वो खुला चेहरा जो कि एक दहशत और वहशत का है, वो हमारे सामने आ चुका है। मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ा दहशत गर्द इसराइल है, जो कि नहत्ते मुसलमानों के ऊपर गोलियों को बरसा रहा है। वो क्या कर रहे हैं? वो अल्लाह का कुरान सुन रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हैं और आप उन पर गोलियाँ बरसा रहे हैं। क्या ये आपका मज़हब आपको इजाज़त देता है? मैं तो समझता हूँ कोई मज़हब भी इस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं देता और आपने जो ज़्यादती की है ये आपको भुगतनी पड़ेगी।
मैंने लैलतुल क़द्र की रात में भी और अपनी तमाम इबादत जो हमारी दुआएं थीं उनमें फ़लस्तीन के मुसलमानों को, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को अपने साथ रखा और दुआ की कि अल्लाह ताला इनको आज़ाद फरमाए, इनकी गैबी मदद फरमाए। अल्लाह ताला यकीनन इन सब की मदद फरमाए और आसानियाँ पैदा करे। बहुत शुक्रिया आपका मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, आपने हमें वक्त दिया। लेट्स सी इंशाल्लाह इस मरतबा शवाल का चांद होपफुली सबको इकट्ठा ही नजर आए, एक साथ ही नजर आए, कोई तनाज़ा ना हो और सब एक ही दिन ईद मनाएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही होगा। लेकिन टॉकिंग अबाउट जो फ़लस्तीनियों के साथ वैसे तो बहुत ही अरसे से हो रहा है, लेकिन एक फ्रेश वेव जो है स्टार्ट हुई है। बहुत से पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ जो हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे मेड ट्वीट्स इन फेवर ऑफ फ़लस्तीनी और ख़ास तौर पे जो हो रहा है इसराइल की तरफ से अटैक्स जो हो रहे हैं उनके अगेंस्ट भी बहुत बात की है। कुछ ट्वीट्स आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले आसिम अजहर, हमारे सेलिब्रेटेड यंग सिंगर, जिन्होंने एक ट्वीट की है और ख़ासतौर पे उन्होंने ट्वीट में इजरायली फ़ौज की कार्रवाइयों को दहशतगर्दी करार दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि ये जो कर रही है इजरायली फ़ौज, दिस इज़ टेररिज्म। फरहान सईद, हमारे सिंगर, एक्टर, उन्होंने भी कहा द वर्ल्ड्स डेफनिंग साइलेंस इज़ क्रिमिनल। ख़ासतौर पर दुनिया की खामोशी को इन्होंने क्रिमिनल करार दिया है। और अदाकार हमजा अली अब्बासी की अहलिया और अदाकारा नेमल खावर खान ने भी सोशल मीडिया पे लिखा कि फ़लस्तीनियों को हमारी मदद की ज़रूरत है। साथ ही साथ अदाकार समी खान ने भी फ़लस्तीनियों से इज़हार एकजहती करते हुए इन हमलों को इसराइल की तरफ से जो हो रहे हैं नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। और साथ ही साथ सुपर मॉडल, अमरीकी सुपर मॉडल फ़लस्तीनी निजात भी हैं बेला हदीद, इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर कहा कि इन हमलों की मजम्मत करते हैं वो और इनके अहल खाना, और इनमें होने वाले तशद्दुद पर दुखी और आपदीदा हैं। रॉजर वॉटर्स ने भी एक ट्वीट की। बट एनीवे, ये बहुत से लोग एक्चुअली बोल रहे हैं बिकॉज ये बहुत ही गलत हो रहा है। टाइमिंग आप ज़रा देखें कि क्या है, और ख़ास तौर पे वो लोग, वो फ़लस्तीनी जिनके हाथ में कोई वेपन्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको जिस तरह टीयर गैस मारी जा रही है, रबर बुलेट से मारा जा रहा है। कुछ 100 से ज़्यादा, उस एक रात में 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो हैं बुरी तरह इंजर्ड हुए हैं, शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ये स्टील बुलेट्स हैं जिनको रबड़ में चढ़ाकर ये कार्रवाइयाँ की जाती हैं, और आपने कल के भी ताज़ा मनाज़र देख लिए। और मगर फ़लस्तीनियों का जज्बा गैर मुतसलसल है। काबिज़ इसराइली फोर्सेस की जानिब से जहाँ मस्जिद अक्सा पर धावा बोला गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया, आंसू गैस के शेल चलाए गए, रबड़ की गोलियां बरसाई गईं। वहीं गिरफ्तार होने वालों में एक नाम एक बहादुर लड़की का है, मरियम अफीफ़ी। और इसराइली फोर्सेस की जानिब से गिरफ्तारी के बाद भी मरियम अफीफ़ी मुजाहिरीन का हौसला बढ़ाती रहीं, मुस्कुराती रहीं। और ये एक ऐसी कहानी नहीं है, ऐसी दर्जनों कहानियां हैं, ऐसे दर्जनों नौजवान हैं, ऐसे दर्जनों निडर मुसलमान हैं जो इस जहरियत का, जो इस जुल्म का बड़ा डट कर मुकाबला कर रहे हैं। ये जो तस्वीर है ना जिसमें ये स्माइल कर रही है, ये एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। पूरी दुनिया में ये वायरल हुई है, इनकी ये तस्वीर, इनकी गिरफ्तारी की फुटेज, और ख़ासतौर पे जितने काम अंदाज में इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी भी और एक स्माइल मुंह पे रखी, एक वो रखा जोश और जज्बा कि मैं बिल्कुल इधर ही हूँ और कोई डरने की बात नहीं है इस चीज़ से, और लगे रहे सारे। मुझे ये फ़लस्तीनी लड़की है, इसकी तस्वीर देख के बिल्कुल अपनी कश्मीरी बहनें भी याद आ गई, बिकॉज वहाँ भी अगर आप देखें तो सालों से यही हो रहा है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान, प्रेजेंटेड टू यू बाय 7up। एक अहम मामला, लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी तो हुकूमत ने फुर्ती दिखाई और शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट से ही वापस घर लौटना पड़ा, जिसके बाद से दोनों हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बयानात की एक ऐसी जंग छिड़ गई है जो अपैरेंटली अब नुक्ता अरूज पर पहुँच चुकी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सदर मुस्लिम लीग नून के हक़ में फ़ैसले को कानून की बोसीदगी का सबूत करार दिया। जिस तरीके से हमारी अदालतों ने बहुत शानदार फैसले किए जिसके नतीजे में पाकिस्तान में ये तासुर बना कि अदालती निज़ाम जो है वो करप्शन के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा है, ये इंतहाई काबिल तहसीन बात है। शहबाज शरीफ साहब को जिस तरीके से बाहर जाने की इजाज़त मिली, ये भी हमारे निज़ाम की बोसीदगी का एक इजहारिया है। आपको बताएं कि मुशीर दाखिला और मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले में मौजूद हुक्म के ख़िलाफ़ अगले वर्किंग डे में अपील करेंगे।
नई रिक्वेस्ट जो है वो इन प्रोसेस है। लास्ट वर्किंग डे के ऊपर जब ये ऑर्डर आया तो वो ब्लैक लिस्ट से मुतल्लिका था। अब ये चूँकि इसके अंदर जो इश्यूज़ रेज़ हुए हैं, जो कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं, उसको लेके हुकूमत इसकी अपील करेगी इस ऑर्डर के ख़िलाफ़। मैंने कस्टम ड्यूटी देनी है अपनी गाड़ी की, मेरी बीवी के अकाउंट में उसी दिन सेम डेट, तारीख भी मेंशन है अगस्त की 2008 की, 4.9 मिलियन ही आता है टीटी की सूरत में, जो कि जाली टीटी है, और उसी दिन उसके अकाउंट से मेरे अकाउंट में आता है और मैं कस्टम ड्यूटी अदा करता हूँ। अब मुझे बताइए मेरे भाई, ये इतना कनेक्शन काफ़ी है या इससे ज़्यादा कोई तारे लगा के कनेक्शन साबित करें? जनाब रहनुमा नून लीग शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि 55 वॉल्यूम ले आए या 5500 इल्ज़ाम लगाना काफ़ी नहीं, सबूत भी देना पड़ेंगे। अदालत कहती है कि इल्ज़ाम लगाना काफ़ी नहीं है। आपके पास 55 वॉल्यूम हो या 5500 वॉल्यूम हो, वो काफ़ी नहीं है, उसके अंदर कुछ होना भी चाहिए। अदालत ये कहती है कि हम आपके इल्ज़ामात को सच नहीं मान सकते, क्योंकि आपने सबूत भी देना है। जब आप सबूत नहीं देंगे तो उन वॉल्यूम्स की कोई हैसियत नहीं है। इसी पे बात करते हैं कि क्या अब इरादा रखती है मुस्लिम लीग नून, क्योंकि हुकूमत ने तो ऐसे अब चैलेंज करने का फैसला वैसे जिस दिन आया था फैसला उसी दिन कर दिया था। तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, हुकूमत ने चैलेंज करने का तो फैसला कर लिया है, बताया जा रहा है कि अगले वर्किंग डे पर इसे ले जाएंगे, और साथ साथ बयानात का सिलसिला भी जारी है। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, अल्लाह ताला उन्हें जल्द रूबा सेहत करे, उनकी तबीयत ज़ाहिर है ज़्यादा ख़राब है शहबाज शरीफ साहब से, ही इज़ ए कैंसर सर्वाइवर एंड शी स्टिल फाइटिंग विद कैंसर। जब वो अपना इलाज पाकिस्तान में करा सकती हैं तो शहबाज शरीफ साहब भी अपना फॉलो अप यहाँ करा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो मेरा ख्याल है कि आप और मैं हों तो इलाज मैंने कहाँ करवाना है और मैं क्या अफोर्ड करता हूँ और किस डॉक्टर से मेरी तसल्ली है, तो ये बड़ा मेरा ज़ाती मामला है। और मामला तो आपके लिए तो ये होना चाहिए कि आपको इससे क्या इशू है कि वो इलाज इधर करवाएं या कहीं और करवाएं। अगर आपने क्यों इल्लीगल उन्हें रोका है, आप क्यों उन्हें रोकना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है उनको रोकने का कि वो, और फिर आप कहते हैं जी वो इलाज यहाँ क्यों नहीं करवाते, वहां क्यों करवाते हैं। सो आपका तो मकसद ये नहीं है। आप ये बताएं कि आपने कोर्ट ऑर्डर्स पर क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। आप ये बताएं, आप कौम को क्यों नहीं बता पाए कि आप अदालत को मुतमिन नहीं कर पाए। और आप बार बार ये क्या कहते हैं, कागज लहराते हैं, बार बार हम पर इल्जाम लगाते हैं, और जब अदालत जाता है आशियाना का आप फैसला पढ़ लें, साफ पानी का पढ़ लें, ख्वाजा साद रफीक का पढ़ लें, एहसन इकबाल साहब का पढ़ लें, आप खाकान अब्बासी का पढ़ लें, आप मियां नवाज शरीफ का फैसला पढ़ लें, जिसमें वो कहते हैं करप्शन की कोई बात साबित नहीं हुई। और मैं आपसे एक सवाल करता हूं बड़ा सादा सा, ये मेरा मोबाइल है और अगर मैं इसको टीटी के पैसों से लूं या चेक से लूं या मैं अपने कैश से लूं, अगर मेरा पैसा करप्शन मनी नहीं है, किकबैक का नहीं है, रिश्वत का नहीं है, तो ये तो फिर कोई मसला नहीं। खैर वो मामला तो आपने अदालत में साबित करने हैं। अब ये बताइए, वो इसलिए जिस दिन ये फैसला आया था और वो गारंटी बार बार तमाम आपको बताया मुशीरान और वज़रा सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहे कि शहबाज शरीफ साहब ने तो नवाज शरीफ साहब के वापस आने की भी गारंटी दी थी, तो क्या गारंटी है कि वो इस मरतबा खुद से वापस आ जाएंगे या फिर आएंगे तो क्या दोनों साथ आएंगे, क्योंकि गारंटी तो उनके आने की भी दी गई थी। देखिए, उन्हें कहें जरा गौर से पढ़ लें गारंटी, उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि जब उनके डॉक्टर्स इजाजत देंगे, और अगर वो नहीं पढ़ पाते तो मैं आपको दोबारा डॉक्यूमेंट भेज देता हूं जो शहबाज साहब ने गारंटी का दिया है कि जब डॉक्टर्स मियां नवाज शरीफ के ये मुनासिब समझेंगे कि इलाज हुआ, उसके बाद वो वापस आएंगे। सो हम अपनी बात पर कायम है और इस बात पे भी कायम है कि ये पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, ये मुकदमात सियासी हैं, इनका ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए है। इस पे शाहिद जो ये अदालतों के फैसलों में ये लिखा गया हमारी बातों को, और उसके बाद नैब और न्याजी गठचोर जो है वो कई जगह साबित हुआ है। मुझे ये बताइए, केस तो नैब का था, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप शहजाद अकबर कर रहे हैं, केस तो नैब का था,
और उसका स्पोक्स पर्सन जो है वो फवाद चौधरी बने हुए हैं। सो ये सारे का सारा मामला शहजाद अकबर साहब से इस सियासी गारंटी मुकदमा। पे हमारी भी उस दिन तफसील से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी हाई कमीशन, क्योंकि उस गारंटी में लिखा हुआ है ना पाकिस्तानी हाई कमीशन का एक रिमाइंडर जो है वो मिल भी सकता है जाके डॉक्टर से। तो वजीर आजम भी एक इंटरव्यू पे कह चुके हैं कि वो बात कर रहे हैं। खैर वो तो जब बात करेंगे और जब कुछ होगा होगा। अब बताइए कि आप लोग कानूनी इस, अब जाहिर है अपेरेंटली ये कानूनी जंग में ही बदलेगी सूरत हाल, ये जो अभी लफ्जी जंग चल रही है, तो उसके लिए तैयार है? जी बिल्कुल, हमने पहले भी ये कानूनी जंग जो है ये जीती। हम बहुत सारी जगह समझते थे कि मुकदमात बदनीति पर मबनी है, हम समझते थे गिरफ्तारियां और ये तमाम चीजें पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए, लेकिन हमने एक सियासी के साथ साथ हमने हिकमत अमली के साथ हमने कानूनी जंग लड़ी है और हम अल्लाह की मेहरबानी से सुरखरू हुए हैं। हम इस पे भी लड़ेंगे। हम समझते हैं कि ये, और ये मुझे बताइए, यानी मेरे जैसे आदमी को चंद अल्फाज मुंह से, मैं नहीं समझता था कि तौहीन अदालत वो निकले, उसको तो सजा मिल जाए, और यहाँ वजीर मुशीर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से करें और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें। मुझे ये बताइए, मैं भी इंसाफ मांग रहा हूं कि तौहीन अदालत सब पे एक जैसी लगनी चाहिए। आज उनके अल्फाज पे भी सो मोटो होना चाहिए, आज उनके बयानात पे भी होना चाहिए, और ये मुनासिब नहीं है कि वो ये अदालतों को इंस्ट्रक्ट करें, अदालतों को कहें कि उनके फैसले ठीक नहीं थे। मेरा ख्याल है इन बयानात का भी जायजा लिया जाना चाहिए आला अदलिया की सतह पर। अच्छा तलाल चौधरी साहब, अब नवाज शरीफ तो उधर ही हैं, शहबाज शरीफ भी चले गए, आपको पता है कि पीडीएम का हम पूछना चाह रहे हैं क्या होगा? पीपल्स पार्टी ऑलरेडी उससे आउट हो चुकी है, हुकूमत के लिए तो बड़ी आसानियां हो जाएंगी फिर। देखिए, एक तो पीडीएम की नाकामी हुकूमत की कामयाबी नहीं है। क्या पीडीएम की नाकामी ने चीनी सस्ती कर दी है? क्या पेट्रोल सस्ता हो गया? क्या महंगाई कम हो गई? क्या लोगों को रोजी रोटी मिलने लगी? क्या करोड़ घर बन गए हैं? क्या करोड़ नौकरियां मिल गई? नहीं, हुकूमत की कामयाबी कारकर्दगी से होती है। सो अपोजिशन की नाकामी हुकूमत की कामयाबी नहीं है। हाँ, आप हम पे सवाल कर सकती हैं। मेरा ख्याल है आज पीडीएम कामयाब हो चुकी होती अगर लॉन्ग मार्च और इस्तीफे डिले ना होते, अगर पीपल्स पार्टी इस मौके पर पीछे ना हटती तो हम कामयाब हो चुके होते। आज भी हमें उम्मीद है कि वो वापस सोचेंगे उसी पीडीएम की सी तो बात मरियम पर। साहिबा ने खुद भी कह दिया ना तलाल साहब के वो चाहती हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे। देखिए, सियासी तौर पर हमें तो सबसे ज्यादा सूट करता है पॉलिटिकली कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे, ये पिट जाए अवाम में। मगर इसका दूसरा एंगल देखें, मुझे ये बताएं, जब चीनी 150 की होगी तो मैं कैसे 50 की आके हमारी हुकूमत करेगी? जब बिजली की कीमत 4 गुना बढ़ेगी तो उसको वापस कैसे लेके आएंगे? जब पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब जाएगी उसको कौन उठाएगा? सो पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों का इतना नुकसान हो जाएगा इसकी कंटिन्यूटी में कि वो हम नहीं समझते। सो पॉलिटिकली तो हमें सूट करता है कि ये 5 साल पूरे करें और सियासी शहीद ना बने, मगर ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, इसीलिए हमने पीडीएम को इकट्ठा किया था। ऑल राइट, आपने कहा कि हम कैसे चीनी दोबारा 50 पे करेंगे, तो यानी अपने जहन में आप अपने आप को दोबारा बरसरे इक्तदार पूरा तैयारी के साथ देख रहे हैं। थोड़ी सी प्लानिंग हो रही है। बिल्कुल नहीं, मैं कैसे ना देखूं ना जी। आप वजीराबाद का रिजल्ट देख लें, आप डस्का का देख लें, नुशैरा का देख लें, आप क्या कहते हैं खुशाब का देख लें, कराची का देख लें, और अब लोगों के पास एक ही ऑप्शन बची है और एक ही उम्मीद बची है, वो नवाज शरीफ है। वो नवाज शरीफ का नजरिया और उसकी टीम है। अगर ये और आप देख लीजिएगा, इसके अलावा और ऑप्शन आपके पास चले जी, लेट्स सी कराची में तो खैर पीपल्स पार्टी वाज द विनर। थैंक यू तलाल साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा जी, मूव ऑन कर जाते हैं, कीपिंग इट लाइट। आपको बताएं कि सिंध के जिला थरपारकर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान गुलकार, उनका नाम है गोवर्धन भील। गोवर्धन भील के गाने की वीडियो जी सोशल मीडिया पर बड़ी पसंद की जा रही है और उनकी आवाज़ को भारतीय गुलकार कुमार शानू के मुशाबे करार दिया जा रहा है। बिल्कुल ऑलमोस्ट थोड़ी सी सुनाई दे रही, टोन बड़ी सिमिलर है। ऑलराइट जी, चलिए गोवर्धन हमारे साथ हैं, गोवर्धन भील हमारे साथ मौजूद हैं। गोवर्धन, अब हमें ये बताएं कि आप क्या करते हैं, क्या उम्र है आपकी, क्या मसरूफियात है? जी मेरी उम्र 25 साल है। मैं अभी 3-4 महीने से अपनी शॉप चला रहा हूँ, सुबह 7 बजे से शाम रात को तकरीबन 11 बजे तक। तो आवाज़ तो आपकी बड़ी ज़बरदस्त है, सुर भी आपके पक्के लग रहे हैं। आपने इसकी बाकायदा ट्रेनिंग ली या बस शौकिया गाते हैं बचपन से?
जी हाँ, मैं 2010 में एफएम सुनते सुनते मुझे जो कुमार सानू हैं वो उनकी आवाज़ बहुत पसंद आई, उनको मैं लाइक करने लगा और उनको फिर मैंने गाना शुरू किया। तो इस वजह से मैंने तरबियत किसी से नहीं ली है। तो इरादे क्या है आपके? क्या मौसीकी में ही आप कुछ करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं? बिकॉज बड़ी अच्छी जगह आप पहुंच गए, इस प्लेटफॉर्म से भी बड़े लोग आपको सुनेंगे और आपको अप्रोच भी कर सकते हैं, लेकिन करना क्या चाहते हैं? जी, अब मैं फ्यूचर में मौसीकी में अपना करियर मजबूत बनाना चाहता हूं और अपने नाम के साथ अपने मुल्क का नाम भी रोशन करना चाहता हूं। बहुत ही अच्छी आपकी आवाज़ है और मेरा ख्याल है कुमार सानू की ज़रा पुराने ज़माने की आवाज़ थी, आपकी ज़रा ज़्यादा न्यू एज है, फ्रेशर। मुझे उससे बेहतर वैसे आपकी आवाज़ हाँ, मुझे भी ज़्यादा अच्छी लगी आपकी आवाज़। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन जियो पाकिस्तान। और जो देख रहे हैं इनका टैलेंट और इनको अप्रोच करना चाहते हैं, हम इनकरेज करेंगे कि प्लीज़ डू दैट। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सी यू अराउंड। वेलकम बैक जी, और आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान, प्रेजेंटेड टू यू बाय 7 आपको बताएं कि मुल्क में हर साल काबिले इलाज बीमारियों में मुब्तला हज़ारों बच्चे इलाज की सहूलत ना मिलने पर इंतकाल कर जाते हैं। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन पिछले कई साल से बच्चों के लिए इमरजेंसी तिब्बी सहूलतें बेहतर बनाने में सरगर्म है। फाउंडेशन ने सिंध और बलूचिस्तान के 10 अस्पतालों में जदीद इमरजेंसी रूम्स कायम किए हैं, जहाँ सालाना 10 लाख से ज़ायद बच्चों को तिब्बी सहूलतें दी जाती हैं। फाउंडेशन के 27 प्राइमरी केयर क्लिनिक्स और सिंध के 30 अजला में टेली मेडिसिन सेंटर्स काम कर रहे हैं। तमाम मराकज़ में आवाम के सदक़ात और ताउन से आला मयार की सहूलतें मुफ्त फराहम की जा रही हैं। और कोरोना की मौजूदा माहौल में और सूरत हाल में फाउंडेशन ने खुसूसन बच्चों के इलाज और टेस्टिंग में भी नुमाया किरदार अदा किया है। इसी बारे में बात करते हैं। CEO चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन डॉक्टर एहसन रब्बानी हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बता दीजिए कि इस वक्त बच्चों की सेहत के हवाले से आपकी फाउंडेशन क्या क्या सहूलियात हैं जो दी जा रही हैं आवाम को? अस्सलाम वालेकुम। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान में 34 अस्पतालों में बच्चों की इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। और इमरजेंसी रूम इसलिए बहुत अहम होता है कि अगर सिर्फ इमरजेंसी रूम ठीक हो जाएं तो 50% अमवात बच्चों की ख़त्म हो सकती हैं। ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप डॉक्टर एहसन। ये भी बताइएगा कि कोरोना की तीसरी लहर में ये बड़ी तशवीशनाक बात सामने आई है कि बच्चे इस वायरस का तेज़ी से शिकार बन रहे हैं। पहली वाली लहर में हमने ये नहीं सुना था। तो आपके सेंटर्स में भी केसेस आए होंगे, किस तरह डील कर रहे हैं आप इस चीज़ के लिए? जी, कोरोना ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है और उसमें सेहत को नंबर 1 मकाम या नंबर 1 प्रायोरिटी हासिल हो गई है। इस दौरान हमने देखा है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए हैं, कारोबार बंद हो गए हैं, लेकिन हस्पताल चलते रहे हैं और चलाने पड़ रहे हैं। इमरजेंसी रूम हमारे डिफेंस की आखिरी लाइन है और ये लाइन इसलिए ज़रूरी है ताकि यंग एंड ओल्ड, बच्चे और बड़े, सबको बेहतरीन इलाज मिल सके। बच्चों के मुतासर होने के लिए हमने ये किया है कि आपने हर इमरजेंसी रूम में एक ग्रीन जोन और एक रेड जोन बना दिया है। जो बच्चे कोरोना से सस्पेक्ट हैं उनका इलाज तो फिर भी करना है, उनको रेड जोन में ट्रीट कर रहे हैं और वहाँ पर जो अमला है वो फुल PPE में ड्रेस्ड है। डॉक्टर साहब, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के तहत सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमत के ताउन से तमाम अजला में ये सेटेलाइट सेंटर्स जो कायम हो रहे हैं, ये एक अहम कदम है। बाकी सूबों की हुकूमतों से आपका राब्ता हुआ और इन सेंटर्स के बारे में प्लीज़ ज़रा मज़ीद बताइए हमें। जी बिल्कुल हुआ है और इंशाल्लाह वहाँ भी ये काम फैलेगा। सिर्फ मेरे ख्याल में कोविड की वजह से हुकूमत की इस वक्त अटेंशन उस तरफ ज़्यादा है, लेकिन हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है समझने की कि 2/3 पाकिस्तान की पॉपुलेशन बड़े शहरों से बाहर रहती है। हमने ये कोशिश करनी है कि इन सब को जदीद मेयार की सेहत की सहूलियात प्रोवाइड की जाएँ और उसके लिए टेलीमेडिसन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एहसन, वो करने का जो आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे कोई बच्चा अगर कोई ट्रीटेबल बीमारी हो ना कि जिसका इलाज हो और फिर भी रसाई ना हो सके तो बहुत ही अफसोस होता है। ज़बरदस्त काम है आप लोगों का। और आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में भी जिम्बाब्वे को हरा कर सीरीज़ 2-0 से जीत ली, तो ये अच्छी बात है। और चौथे रोज़ जिम्बाब्वे की टीम दूसरी इनिंग्स में 231 रन बनाकर ढेर हो गई। खैर ये सब कुछ तो पता ही है। सिकंदर बख्श से बात करते हैं।
ओके, सिकंदर बख्त इज विद अस। थैंक यू सिकंदर। ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने बड़े कमांडिंग तरीके से जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है वो फतेह हासिल की है, तो बॉलिंग भी अच्छी रही और बैटिंग भी। आपको वो टीम वर्क नज़र आ रहा है जो कि हम जिसके बारे में हम बात करते रहे हैं पहले कि ये होना चाहिए? देखें, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की टीम के दरमियान बड़ा फ़र्क है। एक 10 नंबर की टीम है और एक 5 नंबर की टीम है। पाकिस्तान ने अपने स्टैंडर्ड, अपने स्टाइल के हिसाब से ये मैच जीते हैं। दोनों मैच 3 दिन में ख़त्म किए, एक इनिंग और 100 रन से ज़्यादा से वो जीते। तो पाकिस्तान ने वो दिखाया है कि जी उनकी बड़ी टीम थी और उसको इसी तरह जीतना चाहिए था। अब ये कहना, लोग कह रहे हैं कि जिसमें और ज़्यादा नए लड़के डाल दिया जाते हो, तो वो पता नहीं होता ना हर आदमी को कि ये इस तरह होगा। हम चाहते तो खिला सकते थे। हमारी ए टीम भी जो है मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे को बहुत आसानी से हरा सकती है इस वक्त, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जिम्बाब्वे, जिस तरह का मैंने उनको स्टैंडर्ड देखा। थैंक यू सिकंदर। और खबर ये भी है कि पाकिस्तानी टीम को वापस लाने के लिए यहाँ से खुसूसी तैयारा रवाना हुआ है PIA का, और सो दैट एवरीबॉडी वुड बी बैक फॉर ईद एट देयर होम। और आपको पता है ना, उन्होंने उसके बाद 7 से 10 दिन क्वारंटीन में भी जाना है। सो ये सब कुछ होने वाला है। इट्स नॉट सो इजी, यू नो, जस्ट कमिंग बैक। PCR करा लें, ईद तो घर पे मनाएं बेचारे सारे। बस द फैक्ट कि वो आ गए हैं वापस, वो ईद होगा, लेकिन टू बी रिस्पांसिबल क्वारंटीन में जाना जरूरी है। घर पे ही क्वारंटीन होगा। ओके, सो चार्टर फ्लाइट है वैसे भी। ऑलराइट, वी कैन सी यू टुमारो।